ठीक है, तो रिसर्च का बेसिकली 50 नंबर का पेपर होता है और उसमें से आपको शायद 25 चाहिए होते हैं ना, ऐसा कुछ मामला होता है। 50 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन देखिए, पहले मैं आपको इंडेक्स में, अगर आपके पास में ये बुक है नहीं है जो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसमें भी यही लिखा होगा, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आप याद कर लेना, है ना। चलो, यहाँ से अपना शुरू होता है, तो जो टॉपिक के नाम है ना, उन्हीं के नाम से क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद अनुसंधान की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथों में अनुसंधान की वैज्ञानिक अवधारणा को समझाइए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, 5 नंबर का, है ना। आपके जो भी पैटर्न रहते होंगे, 15 नंबर वाला भी आ जाता है। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो इसका अपन बात करेंगे अभी, एक बार अपन थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा आता है रिसर्च शब्द की उत्पत्ति परिभाषा। तो आपको रिसर्च शब्द की परिभाषा पता होना चाहिए। उत्पत्ति, पर्यायवाची, अन्वेषणा, गवेषणा, पर्यवेक्षणा, अनुसंधान, शोध, ये सब होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप अगर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिख सकते हो, मतलब आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट से और मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट से लिख सकते हो, तो वो एक अच्छी बात है, दोनों लिखिएगा। ठीक है, ये एक थोड़ी सी चीजें हो गई। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आयुर्वेद में अनुसंधान के अवसर, आवश्यकता और महत्व और उपयोगिता। मतलब अनुसंधान से क्या फायदा है। ठीक है, रिसर्च करने का मतलब क्या होता है, कि आप कोई रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है कि आप पहले से कोई चीज आपने ढूंढ ली है, उसके ऊपर फिर से सर्च करना, उसको बोलते हैं रिसर्च। दोबारा सर्च करना, है ना। तो जैसे मान लीजिएगा आप हल्दी पे रिसर्च कर रहे हो, तो हल्दी पे रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपने द्रव्य लिया है उसके ऊपर पहले से खोज हो चुकी है, आप उसके और जो खोज कर रहे हो। द्रव्य गुण वाले क्या करते हैं, भाई ये पर्टिकुलर एक औषधि है, ये और क्या क्या कर सकती है, जो कर रही है वो तो ठीक है, और क्या कर सकती है। अनुसंधान के भेद, ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, कैसे याद करने बता दूंगा मैं आपको। अनुसंधान प्रक्रिया और उसके क्रमबद्ध सोपान, ये भी आता है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च आता है। इसका एक पूरा एक लाइन डायग्राम, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अनुसंधान प्रारूप के भेद, ये सारी चीजें आती हैं इसमें, आया हुआ प्रश्न है। अच्छा, एक ये आता है मानव व पशु प्रयोग से संबंधित नैतिक पहलू। अब रिसर्च में मान लीजिएगा आप किसी मनुष्य का या फिर किसी पशु का यूज कर रहे हो, जैसे कि कोई मेडिसिन की कितनी उसकी क्षमता है उसको देखने के लिए, या फिर वो मेडिसिन कितनी सही है ये देखने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता है, चूहे का प्रयोग किया जाता है ना? तो ये सारी चीजें हैं, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनकी बात होती है। अगला आता है अनुसंधान के साधन। ठीक है, ये भी आते हैं, मतलब ये सभी जो चैप्टर्स के नेम है, यहाँ से क्वेश्चन बस सेम इसी लाइन में आते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की अवधारणा महत्व। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। प्रमाण आधारित औषधि, ठीक है, ईबीएम, ईबीएम का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में सूचना प्रौद्योगिकी का सांख्यिकी का योगदान। ठीक है, ये एक थोड़ी सी बात हो गई। इसके बाद में दूसरा पार्ट है, तो आज अभी अपन एक पहला पार्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बताया चलो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपना पार्ट आता है रिसर्च का आता है। और रिसर्च में अपन कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसंधान में, जो आयुर्वेद में अपन और अनुसंधान करते हैं उसमें क्या फायदा होता है, और आयुर्वेद की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी यहाँ पे आती है कि इतिहास में भी क्या हुए हैं, अनुसंधान होते आए। तो सबसे पहले ऐसे में आपको क्या करना है, ये सब याद रहे तो अच्छी बात है। सो एम आयुर्वेदम शास्त्रो निर्दिश्य अनादित्वात् स्वभाव संसिद्धि लक्षणत्वात्, है ना, भाव स्वभाव नित्यत्वात्, ये याद रहे तो अच्छी बात है ना, जीवन में काफी जगह काम आता है। नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। तो इसमें देखिएगा कि जब भारद्वाज ऋषि गए थे, ये सारी बातें लिख देना आप। सबसे पहले क्या लिखोगे, आयुर्वेद का अवतरण लिखोगे। और आयुर्वेद का अवतरण तो आपको आता होगा, नहीं आता तो याद करना, बी डी ए आई, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विन और इंद्र, याद हो जाएंगे चार। इसके बाद में आगे लिख देना, चरक लिखना चाहो तो चरक वाला लिख देना, धनवंतरी लिखना चाहो तो उधर लिख देना। कहने का मतलब जो भी है, लेकिन चरक वाला आप लिखना। ये कौन गए थे इंद्र से आयुर्वेद का नॉलेज लेने, कौन गए थे, किसी को पता है। इंद्र के पास में जब प्राणी मात्र जो है वो बीमार हो गया था, फिर इंद्र के पास में गए थे आयुर्वेद का नॉलेज लेने या फिर उसका कोई इलाज लेने। तो इंद्र ने जो है ना वो जो जो भी व्यक्ति पूछने गया था उसको त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया था। कौन थे वो व्यक्ति, कोई है बताने वाला। धन्वंतरी।
है ना, भरद्वाज ऋषि वहां से गए थे। तो भरद्वाज ऋषि को क्या बताया था उन्होंने, इंद्र ने क्या बताया था भरद्वाज ऋषि को, बता पाओगे? क्या ज्ञान दिया था? और कोई नहीं है? देखिए, उन्होंने त्रिसूत्र का ज्ञान दिया था। त्रिसूत्र। और त्रिसूत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कोई बताएगा? त्रिसूत्र क्या होता है? आहार लिंग औसत। और कोई दूसरा बच्चा, इसमें कहाँ गलती है? हेतु, लिंग और औसत, तीन चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, आएंगी, पीजी की तैयारी करते हैं तो शुरू में पढ़ाते हैं चीजें। तो हेतु, लिंग और औसत आती है चीजें। तो इसमें देखिएगा, हेतु का तात्पर्य क्या होता है। तो अ, इंद्र ने ज्यादा देर तक माथा पकड़ नहीं की ऊपर। उन्होंने बस गए, भारद्वाज ऋषि अच्छे मित्र हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा हेतु, लिंग, औसत, इतना ही बोला बस। फिर भारद्वाज ये सुन के नीचे आ गए। तात्पर्य ये था कि इंद्र ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी नीचे डिजीज हो रही है, इस डिजीज के होने के कुछ कारण होंगे जिनको उन्होंने हेतु नाम दिया। कहा कि जो कोई भी रोग हो रहा होगा, उस रोग के कुछ लक्षण होंगे जिनसे आप पहचान कर सकते हो कि वो रोग कौन सा है और उसके क्या कारण है। और कहा कि वो जो रोग हुआ है उसको ठीक करने के लिए कुछ द्रव्य होंगे, उनको औषध कहा जाता है। सिर्फ यही तीन चीजें बताई। क्या नाम बताए? हेतु बताया, लिंग बताया, औषध बताया। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखाना आप, है ना, एग्जाम में इसी लैंग्वेज में लिख दोगे। तो हेतु का मतलब क्या हुआ? हेतु का मतलब हुआ कि कितने सारे निदान होते हैं। तो उसके लिए क्या बना दिया, फिर इस पे रिसर्च की गई और निदान स्थान बना दिया, है ना, या फिर जो भी है, मतलब निदान के लिए एक रोग निदान की बुक बना दी। एक प्रकार से क्या हुआ, वो रिसर्च हुआ ना। भाई आप लोग हेतु के ऊपर रिसर्च करो कि दुनिया में कितने सारे निदान है जिसके कारण क्या होते हैं, रोग होते हैं। और इन रोगों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो बहुत सारे रोगों के लक्षण, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब फीवर हो गया। ठीक है, आदमी एकदम कमजोर होते जा रहा है मतलब राजक्षमा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से लक्षणों के आधार पर अपन ने रिसर्च किया, अलग अलग लक्षण बताए उन्हें। फिर औषध, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, अपन ने कहा भाई कौन कौन सी औषधियां, अलग अलग औषधियां हैं जो अलग अलग काम करती है, तो उसमें भी अपन ने रिसर्च की। एनीमिया में कौन सी औषधि काम कर रही है, फीवर में कौन सी काम कर रही है ना, तो वो सारी अपन ने बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जब इंद्र ने बताया था वो सिर्फ दो तीन चीजें बताई थी। आयुर्वेद का अवतरण लिखना इसमें, है ना, दिया भी गया है, मैं तो आपको ऐसे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ, अपन कहेंगे कि भाई उसमें आगे से आगे क्या हुए, रिसर्च होती है। तो देखो लिखा है, भरद्वाज ऋषि को इंद्र से ज्ञान प्राप्त करने हेतु नियुक्त किया, जो कि त्रिसूत्र आयुर्वेद ज्ञान को स्वर्गलोक से भूलोक पर लेकर आए। स्वरलोक से प्राप्त त्रिसूत्र आयुर्वेद के सैद्धांतिक पक्ष को सम्यक रूप से समझकर तथा इसको कर्माभ्यास से समृद्ध व परिष्कृत कर महर्षि ने अन्य ऋषि को प्रदान किया। इन महर्षियों ने भी समय अनुकाल अनुकूल संदर्भ से सूत्र रूप में प्राप्त ज्ञान के विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों से अनुसंधान कर और समुन्नत किया, पृथ्वी लोक के रोग रोगी देश काल के अनुसार ज्ञान को स्थापित किया। तो मैं एक ही लाइन है कि वो जो त्रिसूत्र आयुर्वेद था, हेतु लिंग औषध, उसके ऊपर क्या किया, अलग अलग रिसर्च की। और ये रिसर्च करते करते आज एक ऐसा समय आ गया, देखिए क्या कह रहे हैं आगे, फिर क्या कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन किया। ठीक है, जो भी कुछ नया रिसर्च हुआ, अब कोई भी नया रिसर्च होता है वो आपके सिलेबस में जुड़ जाता है, और उसका अपन क्या करा देते हैं, पढ़ा देते हैं आपको। फिर आप उसको पढ़ लेते हो, क्या हो गया, अध्ययन अध्यापन हो गया। ठीक है, तो अध्ययन अध्यापन से अपने अपने शिष्य पर शिष्यों को दिया। जैसे कि भरद्वाज नीचे आए, उन्होंने अलग अलग ऋषियों को दिया। फिर उनमें आत्रेय पुनर्वसु थे, उन्होंने अपने फिर से आगे 6 शिष्यों को दिया। उनमें अग्निवेश ने अपनी एक शास्त्र लिख दिया, उसको फिर आगे से आगे अपन पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अपने को क्या मिल रहा है, वो जो इंद्र का जो नॉलेज था वो अनुसंधानित रूप में अपने को यहाँ तक मिल रहा है। अब कहा कि ये जो संक्षिप्त आयुर्वेद का त्रिसूत्र आयुर्वेद अपन ने पढ़ा था, उस पे आज रिसर्च होते होते इतना वो बढ़ गया है कि 15 विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन अध्यापन के माध्यम से परिलक्षित हो रहा है। तो आज के दिन पीजी करते हैं वो कितने, 15 विषय में पीजी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने को लिखनी है। और भी अभी अगर मैं वैसे पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाओगे, सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ बातें बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, क्योंकि एज इट लैंग्वेज तो याद रहनी नहीं है, याद तो वही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। अब कहा कि ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेद है वो सिर्फ अपने चरक में ही सीमित रहा, और भी पुराने जो वेद है उसमें भी आयुर्वेद का जिक्र आता है।
तो वो कहाँ पे कैसे कैसे आता है उसकी अपन बात करते हैं। तो अलग अलग जो है वो काल बताए गए कि जैसे वैदिक काल में आयुर्वेद में क्या क्या अनुसंधान होते हैं। तो कुछ मोटी मोटी लाइनें ये अपनी बुक में देख लेना आप, है ना, मैं थोड़ी बहुत जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कहा कि ऋग्वेद व अथर्ववेद में ही विशेष रूप से आयुर्वेद का विषय उपलब्ध है, मतलब खास तौर से ऋग्वेद और अथर्ववेद, और अथर्ववेद और भी इंपॉर्टेंट है अपन कह सकते हैं। तो अथर्ववेद जो है उसमें ज्यादा है, और अपन कहते हैं कि आयुर्वेद जो निकला है वो अथर्ववेद से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो एक बात आती है। इसके अलावा देखो औषध द्रव्यों के संदर्भ में ऋग्वेद में 67 औषध द्रव्य प्रयुक्त हुए, यजुर्वेद में 82 औषध द्रव्य, और अथर्ववेद में 289 औषध द्रव्यों का नाम उल्लेख हुआ है। तो ये लाइनें हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि अभी रिसर्च कर रहे हैं, अपने वेदों में भी आयुर्वेद की खूब बातें। तो याद रख लेना भाई, ऋग्वेद में कितनी औषधियां हैं, यजुर्वेद में कितनी है, और अपने अथर्ववेद में कितनी है। रोगों के संदर्भ में अगर बात करें तो ऋग्वेद में राजयक्ष्मा, ग्राही, पृष्ठामय, हृदरोग, चर्म रोग, बंधत्व, खालित्य। यजुर्वेद में इनके अतिरिक्त स्लीपद, कुष्ठ, श्वेथु, बलास। तो बलास जो वैसे कफ का पर्याय होता है, अभी बात आएगी देखना। और ब्लास रोग जो है वो कौन से में आता है, यजुर्वेद में आता है। ये पीजी के क्वेश्चन है वैसे, है ना, लेकिन बता रहा हूँ आप। इसके अतिरिक्त स्लीपद, कुष्ठ, श्वेथु, ब्लास का तथा अथर्ववेद में कास, हरिमा, किलास, जलोदर, गंडमाला, मूत्राघात, अस्मरी, अर्बुद, विषम ज्वर, मद, मूर्छा, छर्दी, उरुघात। कहने का मतलब ये है कि इसमें से जितने रोग आपको याद आए पर्टिकुलर वेद के हिसाब से वो आप लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद में देखो कुछ चीजें और आती है कि अथर्ववेद में त्रिदोष को त्रिधातु का है। अब इनको ऐसे बिंदु बना बना के लिख देना, ये एक लाइन हो गई, फिर दूसरी याद आई, फिर तीसरी, ऐसे लिख देना। एक लाइन लिख देना, अथर्ववेद में त्रिदोष को त्रिधातु का है। साथ ही वात के 5 वेदों का भी नाम स्पष्ट है। ठीक है, पित्त को मायु का है और कफ को बलास का है। तो देखो अथर्ववेद के अंदर कफ को क्या कह दिया, ब्लास कह दिया, और यजुर्वेद में एक डिजीज बताई गई है, ब्लास। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें अपन याद कर सकते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 3 प्रकार के विकार हैं, ये यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद में 3 प्रकार के विकार हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक। वह 3 प्रकार के औषध द्रव्य, दिव्य, पार्थिव व आपके। अब ये लाइन याद रहे तो देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की लाइनें रहती है ना, वो आप एक एक करके याद कर लेना, 5-7 लाइनें याद कर लेना, उनको रिविजन कर लेना, चाहे कॉपी में एक तरफ लिख लेना। इसमें औषधियों के ये औषध सूक्त बताया गया, तो ऋग्वेद में औषध सूक्त आता है। ये बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि औषध सूक्त जो है ना वो किस कौन से वेद में है, तो औषध सूक्त ऋग्वेद में है। ठीक है, तो औषधियों के स्वरूप, स्थान, वर्गीकरण, उनके कर्मों का, प्रयोगों का स्पष्ट उल्लेख है किसमें, औषध सूक्त में। और औषध सूक्त कहाँ लिखा रहता है, ऋग्वेद में है। इसके अलावा और कहते हैं कि अथर्ववेद में कृमियों की आकृति, भेद, अधिष्ठान का ज्ञान, बच्चों की कृमियों का ज्ञान, कृमि रोगों में सूर्य चिकित्सा तथा अग्नि के कृमि घन गुण का ज्ञान होता है। सूती का रोग कृमिजन्य भी होता है, ये ज्ञान था। मतलब कहने का मतलब उस समय भी काफी चीजों का पता था। अजश्रृंगी, गुगलू, पीला, नल्दी, ओक्सगंधी, अश्वत्थ, महावृक्ष, कृमिजन औषधि भी यहाँ विदित है। अथर्ववेद में इन सब की बातें हुई है। अथर्ववेद में चिकित्सा की बात आती है, देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्साओं की बात जो है वो अथर्ववेद में होती है। इसके अलावा देखो अथर्ववेद मैंने कहा अथर्ववेद में ज्यादा चीजें हैं, तो ये सारी उसी की बात हो रही है। वात रोगों में धृत नस्य, हृदरोग में कामला में हृदरोदन, हरिद्रा ओदन मतलब हल्दी का पानी, भोजन। श्वेत कुष्ठ में कंडे से रगड़कर भृंगराज, हरिद्रा व नीली के पुष्प का लेप, गंडमाला में शंख का लेप, रक्त विश्रावणार्थ जलोका, मूत्र पुरुष रोध में हरित की, कल्याणक वातनाशक औषध पीपली, गर्भ धारण अपमार्ग आज भी अपन इस्तेमाल करते हैं, पृष्ठपण्डी तथा मांस रोहण हेतु रोहिणी आदि औषधियों का ज्ञान द्रव्य गुण के क्षेत्र में हुए अनुसंधान से अनुसंधान को अभिव्यक्त करता है। तो भाई उस समय तो सिर्फ हेतुलिंग औषधि था, लेकिन फिर औषध वाले पे या फिर द्रव्य गुण में जो अनुसंधान हुए उसमें ये सारे बताए गए, इस डिजीज में ये औषधियां देनी। तो आप एक प्रकार से किसको डिफाइन कर रहे हो, आप रिसर्च को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ चीजें हुई। इसके बाद में इसी प्रकार से कुछ शल्य विज्ञान की बात होती है कि शल्य विज्ञान में प्रसूति में महिला जननंगा को ज्ञान उस समय था। ठीक है, सुख प्रसव हेतु मंत्र चिकित्सा, गर्भ व गर्भिणी को आक्रांत करने वाले जीवाणुओं को ज्ञान भी था। प्रसव में योनि भेदन, अपची में सलाका से वेदन, मूत्रावरोध में सलाका से मूत्र निष्कासन, इन सब की बातें थी। इसका मतलब शल्य विज्ञान का भी ज्ञान उस समय था, कहने का ये मतलब है। इसके अलावा ये सारा लिखेंगे, विश्व विज्ञान का सालाक्य का, भूत विद्या, रसायन व वाजीकरण का भी पूर्ण ज्ञान अथर्ववेद काल में चिकित्सकों ने प्राप्त कर लिया था।
तो ये सारी चीजें, कुछ एक दो चीजें याद आती है तो लिखेंगे, लेकिन इस प्रकार से। तो पहला अपन ने क्या कहा, वैदिक काल, और वैदिक काल में अपन ने तीन चार जो भी अपने वेद रहे उनके बारे में एक एक दो दो बातें अपन मान लो लिख दी। अगला आता ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में ऋतु संधि की बातें आती है। ऋतु संधि क्या होता है, जो ऋतु चल रही है उसके अंतिम 7 दिन और आने वाली ऋतु है उसके शुरू के 7 दिन, ये 14 डेज ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली पहले वाली ऋतु भी नहीं होती, दूसरी वाली भी नहीं होती, इसी समय जो है वो व्याधि ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ काल में जो है ये बातें आती है ना, ये सतपथ ब्राह्मण वो सब ग्रंथ लिखे गए थे। तो उस समय जो है ये पूरा काल था, उसमें कहा कि ऋतुजन्य विकारों के क्रम में ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष रूप से याज्ञिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे याज्ञिक क्रियाओं, यज्ञ वगैरह जो करते हैं, ठीक है, वो सब की बात कर सकते हैं। व्याधि ऋतुकाल संधि में होती है, तो ये याज्ञिक क्रिया अभी भी होती है। तो यज्ञ जो होते हैं ना वो देवी विपासना चिकित्सा में आते हैं। किसी भी आप बड़े अच्छे सेंटर पे जाओगे ना, तो वहां पे क्या करते हैं, आपको एक यज्ञ कुंड देते हैं छोटा सा, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, और उसमें जैसे मान लीजिएगा सामान्य औषधियां दे सकते हैं अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हो, नहीं तो अगर व्याधि के अनुसार औषधियां दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ी अग्नि लेते हैं, घी वगैरह डालते हैं, और जैसे मान लो हृदय विकारों में अर्जुन दे दिया, उसको उसके ऊपर डाला जाता है, और वो जब अर्जुन अर्जुन जलता है तो उसका धुआं जो है वो रोगी के श्वास में जाता है। तो एक प्रकार से औषधि जो है वो यज्ञ के माध्यम से उसके अंदर प्रविष्ट कर रही है, तो रोगों का नाश होता है। तो यहाँ पे आता है व्याधियां जो है, कहते हैं कि ऋतु संधि काल में ज्यादा होती है, और ऋतु संधि क्या होती है ये जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ काल में पता था। बसंत ऋतु में दानेदार ज्वर, जिसको चेचक टाइफाइड आज कहते हैं, उस समय इसको बंगला कहा जाता था, ठीक है, वसंत ज्वर को दानेदार वसंत ज्वर कहते थे इसको, टाइफाइड चेचक चेचक को। उससे बचने के लिए नव सस्येष्टि यज्ञ का विधान था। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हो, नव सस्येष्टि यज्ञ जो है वो किसमें था, वो दानेदार ज्वर से बचने का उपाय था, उस समय की बात करते हैं। और भी देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में शरीर को आधुनिक के समान 6 भागों में, जो अभी बात करते हैं ना अपन षडंग शरीर, तो वो उस समय भी बता रखा था, और 360 अस्थियां भी बताई गई, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ कालों में 130 औषधियां और 28 रोगों के नाम। तो मैं तो अभी मेरे को सिर्फ बोलना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, बाकी आप इसमें से दो दो तीन तीन लाइनें निकाल लेना। बड़ा क्वेश्चन आता है, 100% आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता ही है। नहीं आए तो भी घुमा फिर आगे यहाँ पे आ जाना, और फिर ये लिख देना, अपना याद रहता है तो पूरा, ठीक है। इसके बाद में आता है उपनिषद काल में बात करते, तो उपनिषदों में देखो क्या आता है कि आहार पाक की प्रक्रिया में अन्न का स्थूल, सूक्ष्म व अति सूक्ष्म का विधान है। आहार रस के रस व कीट 2 भाग होते हैं, तो ये चीजें अभी भी अपन पढ़ते हैं। रस के स्थूल व सूक्ष्म 2 भाग होते हैं, ये चिकित्सकों को ज्ञान हो गया था, उसी समय हो गया था। 10 प्राणायतनों का, त्रिदोष सिद्धांत, वात के स्पष्ट 5 भेद, चतुष्पाद का सिद्धांत आदि का ज्ञान भी चिकित्सा विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नत अवस्था को इंगित करता है। तो कहने का मतलब उस समय भी क्या होते थे, अनुसंधान बहुत होते हैं, ठीक है। सड्रस उत्पत्ति की बातें भी हो गई थी, सभी लाइनें महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ बातें अपन बात करते हैं, है ना। चतुष्पाद सिद्धांत आता है, विदुर से याद कर लेना आप, ठीक है। चतुष्पाद सिद्धांत, विदुर, विदुर मतलब क्या हो जाता है, भीषक, द्रव्य, उपास्थाता और योगी, जानते हो ना, ये 4 चीजें होती हैं जिनका श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आता है, इनके 4 4 गुण होते हैं, 4 भीषक के, मतलब जो चिकित्सक होता है उसके 4 गुण होते हैं, फिर इसके 4 गुण, इसके 4 गुण, इसी को बोलते हैं षोडश कला, ठीक है। तो इन सब का नॉलेज जो है वो हो गया था, कौन से काल में, उपनिषद काल, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद में आता है संहिता काल। संहिता काल मतलब जो ये बृहत्तरी लिखी गई, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट, ये सब लिखे गए, इनमें भी देखिएगा कुछ बातें बताई गई है कि चरक संहिता की विषय वस्तु, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लगभग समकालीन तंत्र है, ठीक है। चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, वही सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य तंत्र प्रधान है, ठीक है। ये जनरल मेडिसिन का वो सब हो जाता है। इन्हीं में बहुत सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ते ही हैं, आज के दिन पढ़ते हैं, त्रिदोषवाद अपन पढ़ते हैं, पंच महाभूत पढ़ रहे हैं, रस गुण वीर्य विपाक का वैज्ञानिक रीति से वर्णन, ठीक है। लोक पुरुष साधर्म में कहते हैं कि जैसे लोक है वैसा ही पुरुष है। बहुत बड़ी बात होती है कि अपना जो पूरा संसार बना हुआ है, कुछ भी चीज देखोगे तो वो 5 महाभूतों से बनी हुई है, और वही 5 महाभूत जो है वो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत था अपने समय का, और अभी भी बहुत बड़ी बात है ये, है ना। परमाणु में युक्ति, परमाणु में परमाणु की परीक्षा कहना, षड धात्वात्मक पुरुष की चिकित्सा,
है ना। ये सारी चीजें, षड पदार्थों की बात करते हैं, सामान्य विशेष सिद्धांत की स्थापना, त्रिसूत्र आयुर्वेद की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, पंच निदान, निदान पंचक होता है ना, एन प्लस से याद करते हैं, ये सब लिख देना। और अतिरिक्त भी कुछ चीजें इधर उधर की याद आए तो लिख देना। जैसे कि एन प्लस से क्या याद करोगे, निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपसय और संप्राप्ति। क्या होता है ये, पंच निदान, निदान पंचक। संप्राप्ति का महत्वपूर्ण विचार आता है। संप्राप्ति भी अलग अलग भेद होते हैं, मैं आपको पूछना नहीं चाहूंगा अभी, बाकी संप्राप्ति के भी भेद होते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। 10विध रोगी परीक्षा भाव, संहिताओं में तो क्या क्या वो तो आपको पता ही है। क्षण भंगुरवाद, द्रव की मासानुमासिक वृद्धि, आचार्य चरक की सूक्ष्म ग्राहिणी अंतर्दृष्टि को बताती है ना। उस समय इतना ज्यादा कुछ मतलब किस प्रकार से मान के चलिए, आज के दिन तो यूएसजी वगैरह बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें आर पार देखा जा सकता है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी जो मासानुमासिक वृद्धि है भाई, मृत शरीर के बारे में जान लेना एक अलग बात होती है, लेकिन जीवित शरीर है, मासानुमासिक वृद्धि किस प्रकार से हो रहा है, बच्चा किस प्रकार से बढ़ रहा है, सूक्ष्म शरीर होता है ना। प्रथमों मासे कलम जाते, दिखाई थोड़ी देता है वो, लेकिन फिर भी वो भी देखा, उस समय कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं था, जायगोट था वो, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बढ़ रहा है, फिर आगे बताता है कि पेशी है तो वो स्त्री बनेगी, है ना, पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी, है ना। और अगर वो पिंड बन जाता है तो पिंड शायद वो अर्बुद, अर्बुद जैसा बनता है तो वो नपुंसक वाला होता है, पिंड बनता है तो वो पुरुष हो जाता है ना। तो अपन बात करते हैं कि ये इतनी डिटेल्ड बातें थी, तो ये भी उस समय बताई गई थी। इवन आज भी अगर जो यूएसजीज वगैरह अपन करते हैं उसमें देखते हैं ना, जो चिकित्सक बताता है ना, जो अपना मॉडर्न चिकित्सा का चिकित्सक बताता है, ये इसी से बताता है। अगर वो पेशी आकार का होता है उसमें उसकी संरचना, तो वो बताता है स्त्री है, अगर वो पिंड रहता है तो कहता है पुरुष है ना। देखने का तरीका अभी भी यही रहता है। तो ये सारी चीजें भी उस समय बताई गई हैं, तो इसका मतलब है उसकी अंतर्दृष्टि, ये चीजें आप लिखना, है ना, उसकी अंतर्दृष्टि को बताता है। इसके बाद में देखिएगा, आगे अपन चलते हैं। जिससे वे वस्तुएं स्वभाव में पहुंचकर उनके बीच विद्यमान कार्य कारण की श्रृंखला स्थापित करते थे, वस्तुतः यही अनुसंधान प्रक्रिया है जो आचार्य चरक की। तो ये सारे क्या हुए, ये एक प्रकार से अपन कहेंगे कि भाई आयुर्वेद में क्या हुए, अनुसंधान हुए। इसलिए अपनी हेतु, लिंग और औषध, ये तो अभी की बात है, इससे पहले भी वेदों में भी अपन कहेंगे भाई बहुत सारी बातें बताई गई हैं चिकित्सा के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में संशोधन, संशमन, लंघन, रिंगण आदि 6 चिकित्सा उपक्रम, स्वभाव क्रमवाद, पंचकर्म, संसर्जन क्रम, ये सारी चीजें, रसायनवाजीकरण, जितना भी संहिताओं में आपको याद है वो सारा लिख सकते हैं। इसके बाद में सुश्रुत संहिता की बात करते हैं। तो चरक में तो क्या हो रहा था, आचार्य चरक ने तो थोड़ा सा काय चिकित्सा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। अब सुश्रुत में षड क्रिया काल विशेष है, सुश्रुत में बताया है। कोई बताएगा मेरे को षड क्रिया काल का श्लोक या फिर सीक्वेंस, मैंने पढ़ा रखा है, बताइएगा जरा, इतना क्या कुछ याद है। 6 नाम पूछे हैं सिर्फ मैंने। बोर तो नहीं हो रहे कहीं आप, बोर तो नहीं हो रहे हो? संचय, प्रकोप, प्रसंग, हम्म। स्थान, स्थान वेदा, हम्म। व्यक्ति संक्षिप्त, भेद, हाँ वैसे। संचय चा हम्म, बोलिए। संचय चा प्रकोपम चा प्रसरम स्थान संयम व्यक्ति वेदम चा यो वेति दोषाणम सा वेद विषगल। हाँ ठीक है ना, तो ये लिख के आना है। मैं एक पूरा सिद्धांत बना लीजिए, होशियार बच्चों की अलग बात होती है, साधारण बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जो याद कर लो ना वो लिख के आना, वो मत छोड़ के आ जाना। पता चला आपको श्लोक याद थे, सर क्वेश्चन ही नहीं आया, नहीं भाई, क्वेश्चन आने का वेट मत करो, उसको बना दो उत्तर में ऐसा कि वो लिख के आएंगे। जैसे मान लीजिएगा ये आ गया और आपको श्लोक याद है, तो षड क्रिया काल जैसे लिखो ना, उसके नीचे श्लोक डाल दो, आपका काम होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो पित्त व अग्नि का विचार, षडविध रोग परीक्षा, पंच महाभूत रस गुण वीर्य विपाक का द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में विशेष विश्लेषण, ये सारी बातें बताते हैं। विषि का अनुप्रवेश, ये कुछ चरक की सुश्रुत की बातें, विशेष विषि का अनुप्रवेश किसको बोलते हैं, विषि का अनुप्रवेश कोई बताए? कोई बता पाएगा विषि का अनुप्रवेश किसको बोलते हैं? नहीं बता पाएगा, ये चीज सर आप। जो प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन पे वो।
अभी करोगे आप इंटर्नशिप। इंटेंसिव। ठीक है, तो इंटर्नशिप है ना, विशेषता है। किसने बताया? आचार्य सुश्रुत ने बताया कि इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा वनस्पतियों पर कर्माभ्यास। सुश्रुत क्या थे भाई? अपने सर्जन थे, है ना, काटा पीटी का काम करते थे। अब ऐसे तो है नहीं, अब आप कट लगाना सीखोगे तो सीधा आप कट लगाना इंसान पे कैसे सीख जाओगे? तो कहा कि वनस्पतियों पर कर्माभ्यास बताया उन्होंने, है ना, कि लौकी को काटना सीखो पहले, कि कैसे कैसे काटना है, वो चीरे वगैरह लगाना, तो वो सब सीखे जाते हैं। ठीक है। स्वच्छेदन का वर्णन, है ना, स्वच्छेदन किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? कैडिया वर्ग पे काम करना। हाँ, मतलब डायसेक्शन वगैरह करते हैं। रक्त के आधार पे सिराओं का वर्ण आदि मौलिक सिद्धांत सुश्रुत ने बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अच्छा, एक ये चीज और ध्यान रखना, पित्त के स्पष्ट 5 भेद किसने बताए हैं? सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, अभी अपन ने पढ़े भी है कि बहुत जगह जो है वो अ, वात के, पित्त के, कफ के, इनके भेद आए हैं। तो आप एक चीज ध्यान में रखना, मैंने बताया शायद कि वात, पित्त, कफ याद रखना, और चरक, सुश्रुत, वाग्भट। चरक ने वात के 5 भेद बताए हैं, सुश्रुत ने पित्त के 5 भेद बताए हैं, और वाग्भट ने कफ के 5 भेद बताए। ठीक है, ये याद रख लेना, लिख देना है ना, कहीं लिखना चाहो तो। ठीक है, ये चीज आती है। रोगों के संदर्भ में वात व्याधि का विस्तृत वर्णन, जल संत्रास, रोग का ज्ञान, उष्ण वात, वात आतप दग्ध, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी हैं ऐसे तो, है ना। इसके बाद में द्रव्य गुण के क्षेत्र में सुश्रुत संहिता में 54 नवीन द्रव्यों की बात आती है। पंचमूल का वो उनके उपयोग का वर्णन, कार्मुकता और रचना के आधार पर 37 मिश्रक वर्ग, ये थोड़ा सा अलग से मिश्रक वर्ग करके चैप्टर बताया आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, इसके अलावा देखो, और याद करना चाहो तो कुष्ठ में तुरक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते पीजी में। खदीर में बीजक, खदीर व बीजक, अर्श में कुटज व भल्लातक। ठीक है, भल्लातक जो है ना, अभी ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। भल्लातक जो है वो सुश्रुत ने श्रेष्ठ माना है ना, बहुत अच्छा माना है। भल्लातक सुश्रुत ने बहुत अच्छा माना है। भाव प्रकाश ने सूरणकंद को बहुत श्रेष्ठ माना है अर्श के लिए। लेकिन आचार्य चरक ने ना तो अशोक महाकषाय बताया उन्होंने सूत्र स्थान के चौथे चैप्टर में, लेकिन उस अशोक महाकषाय में न तो आचार्य चरक ने भल्लातक को लिया है, न ही उन्होंने सूरणकंद को लिया है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अर्श के लिए श्रेष्ठ औषधि पूछे तो आप भल्लातक बताना है सुश्रुत के अनुसार, ये उनकी विशेष बात है ना। प्रमेय में हरिद्रा का प्रयोग, आढ़े बात में गुगलू का प्रयोग। ठीक है, अच्छा, ये आढ़े का मतलब बताया था ना मैंने, अमीरों में होने वाले रोग होते हैं ना, उनको आढ़े बोलते हैं, है ना, तो आढ़े बात, आढ़े रोग बोल देते हैं। प्रमेय पीड़िका, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा थोड़ी सी बात आती है अष्टांग की बात, है ना। अष्टांग संग्रह व हृदय की बात अपन करते हैं। मौलिक सिद्धांत के क्षेत्र में त्रिदोषवाद का सिद्धांत देखो, कफ के 5 भेद आ गए ना, चरक में वात के, सुश्रुत में पित्त के, और अष्टांग में कफ के हो गए। ठीक है, चतुर्विध रोग परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान व प्रश्न, ये वाली चीज। यहाँ पे भी थोड़ी सी चीज आती है, देखो चरक ने 4 वो माने हैं प्रमाण, आप्तोपदेश आता है, प्रत्यक्ष आता है, अनुमान आता है, और युक्ति आता है। ठीक है, सुश्रुत बताते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान बताते हैं, और ये बता देते हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान व प्रश्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें। कर्ण वेदन के बारे में बताया है, पलांडु, गुगलू, इन सब की बात उन्होंने बता दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथों में ये चीजें आपकी उसमें काम आ जाएगी, शस्त्र वाले में काम आ जाएगी, इसलिए याद कर लेना कि सुश्रुत जो है 20 शस्त्रों की संख्या 20 बताते हैं, और वाग्भट जो है वो 26 बताते हैं। ठीक है, बालग्रह सुश्रुत 9 बताते हैं और भागवत 12। चलिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथों में अनुसंधान की वैज्ञानिक अवधारणा, इसमें देखो पंच महाभूत, त्रिदोष, षड पदार्थ, स्रोतस, अग्नि, स्वभाव, क्रमवाद, इनके आधार पे चलती है ना। ये एक बात आती है कि भाई जो अपन अभी आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के ग्रंथ है, जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, माधव निदान पढ़ रहे हैं, अपन चरक पढ़ रहे हैं, अपन सुश्रुत पढ़ रहे हैं, है ना, ये पर्टिकुलर की बात अपन कर रहे हैं। तो इनमें जो है क्या क्या चीजें आती है वो बातें, तो पंच महाभूत की बातें अपन करते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा औषध द्रव्यों की बात करते हैं, उनकी क्या संरचना है, कहाँ से उनको प्राप्त किया गया है, उनके हिसाब से उनके रस वीर्य की अपन वो करते हैं, युक्ति मतलब करते हैं कितना ज्यादा ठीक होगी। वर्गीकरण करते हैं उनका अपन अलग अलग प्रकार से वीर्य के आधार पे ऐसे करके। ठीक है, गुण कर्मों को अपन पढ़ते हैं, उनकी कार्मुकता अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा
कल्पनाएं पढ़ते हैं, सोरस, कल्प, श्रित, शीत, फांट, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, है ना, ये सारी चीजें, भस्म आदि पढ़ते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ कर्म है, मतलब प्रोसीजर्स हैं, जिनको भी अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कि संशोधन पढ़ते हैं, पंचकर्म है, अग्निकर्म, क्षार कर्म, जलों का शल्य कर्म, स्वस्थ वृत्त के क्षेत्र में स्वस्थ रहने के लिए। और कुछ लिखना चाहो तो और क्या बताया आचार्य चरक ने? आचार रसायन बताया है। आचार रसायन में क्या, अपन स्वस्थ रहते हुए या फिर अपने बिना किसी औषधि के सेवन के अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अपने अंदर रसायन के समान गुण की प्राप्ति करते हैं, वो आचार रसायन हो जाता है। तो इस प्रकार के कुछ और रिसर्चेज है जो आयुर्वेद ग्रंथों में बातें बताई गई है। ठीक है, तो इनमें अलग अलग चीज है। आयुर्वेद सिद्धांतों की वैज्ञानिकता, पंचमहाभूत का सिद्धांत है ना। तो आप पंचमहाभूत सिद्धांत किस प्रकार से शुरू हुआ, है ना, कैसे कैसे चीजें बताते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। थोड़ी पंचमहाभूत जानते हैं अपन, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे समझ जाएंगे। त्रिदोष का सिद्धांत क्या होता है भाई? तीन दोष हो गए, वात, पित्त, कफ। इनको क्या करना रहता है? ये अगर अलग हो जाते हैं, मतलब इनकी क्षमता हट जाती है, विपरीत हो जाते हैं, तो रोग होता है। और इनको सम करना ही क्या होती है? चिकित्सा होती है। ये सारी चीजें अपन पढ़ते रहते हैं। ठीक है, श्लोक वगैरह भी इनके संबंधित होते, लिख सकते हैं। इसके अलावा ये वही चीजें हैं जो मैं बता रहा था। सर्व शरीर श्रास्तु वात पित्त श्लेष्मा सर्व अस्मिनी शरीरे कुपित अकुपिता शुभ अशुभानि कुर्वन्ति, कि दोष जो है वो सर्व शरीर व्याप्त होने पर भी शरीर के कुछ भागों में किसी किसी दोष की विशेषता देखी जाती है। इस विशेषता के आधार पर दोषों के अधिष्ठान का निर्धारण किया गया। ठीक है, हृदय के ऊपर के प्रदेश में कफ का अधिष्ठान, हृदय और नाभि के मध्य में पित्त का अधिष्ठान और नाभि के नीचे वात का अधिष्ठान। और कहा कि इन्हीं दोषों के सम रहने पर क्या रहते हैं? अपन स्वस्थ रहते हैं। और इन्हीं दोषों के कुपित हो जाने पर अपन अशुभ कार्य या फिर अपन पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनके गुणों की बात की गई। तो ये सारे अपन ने पढ़ रखे हैं, तो बार बार इनमें अपन नहीं जाएंगे इतना, मतलब समझ सकते हो आप इनको, तो लिख भी दोगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं धातु साम्य की बात करते हैं। तो धातु वही होती है, 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी चीजें होती है। और इनका भी वही है। ठीक है, मल सिद्धांत की बात करते हैं। तो दोष, धातु, मल, तीनों का जो है शरीर में बराबर रहना जरूरी है। मल बाहर निकलते रहे, दोष सम रहे, धातु भी सम रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। विकृति, प्रकृति विकृति का सिद्धांत आता है कि विकारो धातु वे सम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। अगर आपकी क्या है, दोषों की विषमता को विकृति कहते हैं और समता को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब ये श्लोक आता है, ये याद रख लेना, याद है ही, सम दोष समाग्नि सम धातु मलकीय, है ना। तो वही हो गया कि यह स्वस्थ का श्रेष्ठ लक्षण है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के जो भाव होते हैं उनकी क्षमता देखी जाती है। अतः प्रकृति साम्यावस्था, विकृति विषमावस्था को बोलते हैं। सम धातु समाग्नि, मतलब सम दोष और सम अग्नि, सम धातु मलकीय, तो ये सारे सम होने चाहिए, दोष, धातु, मल, अग्नि, ये सब सम होने चाहिए। ठीक है, अब ये सारा है, ये तो पढ़ा हो, दोष है लक्षण क्या होते हैं, वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं, इतना नहीं है, ये लिख दोगे है ना आप, बिना पढ़े के हो जाएगा ये। धातु अग्नि भूताग्नि पढ़ते हैं अपन सारा। द्रव्य गुण में भी वैसी कुछ चीजें हैं। तो द्रव्य गुण में क्या होता है भाई? इस जगत में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि नहीं है ना। तो सभी कुछ औषधि है। विष को भी अगर अपन सही प्रमाण में लेते हैं तो वो औषधि की तरह ही काम करता है ना। ऐसी चीजें अपन लिख सकते हैं द्रव्य गुण में। बहुत सारी अलग अलग औषधियों के अनुसंधान होते रहते हैं। फिर ये औषधि की कुछ बातें आती हैं कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम अयोग्यम योग्यम औषधम। तो कह रहा है कि कैसी होनी चाहिए औषधि के गुण, क्या होने चाहिए, उसकी बहुत प्रकार की कल्पना होनी चाहिए। वो सवरस हो, मतलब उसी औषधि का सवरस भी रूप होना चाहिए, उसी चूर्ण के रूप में, उसी को कल के रूप में, फांट के रूप में। क्योंकि ये जो होती है ना औषधियां, ये रोगी के बल के अनुसार इनका जो गुरु लघुता चेंज होती रहती है। सबसे ज्यादा गुरु सौरस होती है ना। तो अगर रोगी किसी की जठराग्नि बल अगर क्या हो, कम है, या फिर व्याधि बल ज्यादा हो, तो उसको थोड़े हल्की आसानी से पच जाने वाली औषधि दे सकते हैं। उसी औषधि की दूसरी कल्पना दे सकते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो टेबलेट नहीं ले सकता, तो उस औषधि का क्या होना चाहिए, उसी का अपने पास में एक लिक्विड फॉर्मेट भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को अपन चम्मच में घोल के दे दे, है ना। तो ऐसे कहते हैं कि भाई जैसे सीपीएम है ना, एक मेडिसिन आती है क्लोरोफेंजामिन करके, तो उसकी पीने के लिए भी आती है। ठीक है, उसी का एक मेडिकेटेड फॉर्म भी रहता है, मतलब अपन गए टेबलेट भी रहती है इसी प्रकार से। और अपने भी बहुत सारी हरितकी है, हरितकी की टेबलेट्स भी आती है। हरितकी को आप अभिहरिष्ट के फॉर्म में भी दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, वो बहुत सारी कल्पना वाली होनी चाहिए, उसके बहुत सारे गुण होने चाहिए, है ना। और संपन्न मतलब होनी चाहिए, वो उपयुक्त मात्रा में हो। ठीक है, और योग्य होनी चाहिए, पर्टिकुलर रोग को ठीक करने में समर्थ होनी चाहिए। ये सारी चीजें हो गई, है ना। अब ऐसा नहीं हो कि औषधि बहुत ही कम मात्रा में है, तो फिर उसका क्या फायदा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिव्य औषधियां, ये कुछ बातें होती हैं
कि उत्पत्ति भेद से औषधि अलग अलग होती है। जैसे हिमालय की औषधियों को श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। ये जो है वो दिव्य औषधियां होती हैं। उसमें बताया है, अपन जब चरक चिकित्सा पढ़ते हैं उसमें कहते हैं दिव्य औषधियां जो है वो सिर्फ ऋषियों के लिए बताई गई थी, क्योंकि इनमें जो वीर्य बहुत तेज होता है, इनका बहुत तीक्ष्ण औषधियां होती हैं, तो आम आदमी इनको झेल नहीं पाएगा। तो हिमालय पर्वत से प्राप्त औषधियां बहुत दिव्य होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसको बोलते हैं दिव्यतर, मतलब दिव्य के अलावा, और जो हिमालय पर्वत के अलावा और कहीं से प्राप्त हो रही है वो इतनी ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होती, वो मृदु होती है, तो वो आम आदमी के लिए होती है। तो ये सारी बातें भी शास्त्रों में बताई गई। तो एक प्रकार से द्रव्य गुण के बारे में कुछ बातें होगी, है ना। तो ये हल्की सी बातें अपन ने यहाँ की। इसके बाद में औषध कल्पनाओं की वैज्ञानिकता की बात करते हैं कि क्या फायदा हुआ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है कि इनसे क्या होता है। तो औषध कल्पनाओं में क्या क्या फायदा है, देखो, सर्व औषध सभी रुचियों में उपलब्ध नहीं होती, इसलिए अपन उनकी कल्पना करके रख सकते हैं। जैसे कि किसी का अपन ने पाउडर करके रख लिया, ठीक है। इसके अलावा लेने में सुगमता, कोई लिक्विड लेने में आसानी रहे। सवीर्यता अवधि को बढ़ाने के लिए भी कल्पनाएं की जाती है, और घटक द्रव्यों के 5 भौतिक संगठन के आधार पर भी कल्पनाएं अपन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। इसके अलावा देखो, एक ही प्रकार की औषध या आहार कल्पना को दिया जाता है तो उस कल्पना से व्यक्ति लोगों को द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो उस औषध आहार को लेने से द्वेष करने लग जाता है, इसलिए भी विभिन्न कल्पनाओं की उत्पत्ति हुई। तो कह रहा है कि भाई क्या कारण हुआ कि विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं अपने को लेनी पड़ी औषधियों के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई, परेशान मत होना ना, मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ कल्पना, हिमफाट क्वाथ हो गई, धन कल्पना, सत्व कल्पना, अवलेह कल्पना, स्नेहपाक कल्पना, है ना। ये नॉर्मल चीजें हैं, इनको एक बार अगर बाई चांस नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। इसी प्रकार से रोग निदान के क्षेत्र में क्या होता है, रोग निदान में बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले रोग निदान में अपन क्या पढ़ते हैं, परीक्षाओं की बातें करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि त्रिविध परीक्षा है, अष्टविध है, पंचविध है, 10 विध परीक्षा है ना। तो ये सब अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा निदान पंचक पढ़ते हैं, मैंने याद करवाया आपको, n प्लस आपको याद करना है। निदान, पुरुरूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। षड क्रिया काल अपन ने कहा, ये भी अपने काम आती है। तो ये सब किसमें आ गया, ये निदान में आ गया। तो निदान सर्वप्रथम रोग का विनिश्चय होना चाहिए। तो परीक्षा करते हैं कि अपने को पता होना चाहिए कि रोग कौन सा है। बहुत सारे ऐसे रोग भी होते हैं जिनमें सिम्टम्स जो है वो एक जैसे होते हैं, तो उनपे अपन ने अपने को सापेक्ष निदान भी पढ़ना होता है। ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये लिख सकते हैं आप सारी, है ना, ऐसा नहीं कुछ बिना लिखने वाले। उसके बाद चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। पहले अपने को रोग जानना है, फिर अपने को चिकित्सा करनी चाहिए। फिर अपन कहीं भी आप डिजीज लिखो, अभी भी जब भी आप किसी चीज की भी चिकित्सा पूछी जाए तो सबसे पहले आपको लिखना निदान परिवर्जन। पहले तो आप क्या करो, निदानों का सेवन बंद कर दो। बहुत सारे ऐसे भी रोगी होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे रोगी हो गए जिनको एक कोई ये बीमारी है, और उस बीमारी किसी एक्स निदान की वजह से हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो इसकी मेडिसिन जब शुरू करेगा ना, एलोपैथी में ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। वो इसकी मेडिसिन शुरू करेगा तो फिर वो उस निदान को नहीं छोड़ता है, वो अक्स को हमेशा ही खाता रहेगा, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन चलती रहेंगी। जब तक वो उस निदान का सेवन कर रहा है तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपन लिखते हैं कि निदान परिवर्जन करना है, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने कहा कि भी संप्राप्ति के भेद होते हैं। देखो यहाँ से याद कर लेना, संप्राप्ति के भेद संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल, ये 200 के अंशांश कल्पना के आधार पर भेद किए जाते हैं, है ना। संप्राप्ति होती है अलग अलग प्रकार की। तो इसका थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि संख्या का मतलब होता है रोग कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के। जैसे ज्वर जो वो कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। जैसे वातज ज्वर हो गई, पित्तज ज्वर हो गई, कफज ज्वर हुई, है ना, सन्निपातज हुई, इस प्रकार से, है ना। प्राधान्य मतलब किसकी, कौन से दोष, पर्टिकुलर दोष की प्रधान है। जैसे दो दो दोषों से मिलकर बना है, जैसे वात पित्तज है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी वात की प्रधानता है या फिर पित्त की है ना। विधि होता है, ऐसे ही अलग अलग इनकी डेफिनेशन रहती है। विकल्प होता है, बल होता है, काल होता है, व्याधि का कितना बल है, कितना समय हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है, संप्राप्ति में। इसके अलावा ये कुछ त्रिविध परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न हो गया, ठीक है। अष्टविध कौन सी है, नाड़ी, मूत्र, मल, जीव, स्पद, है ना, ये सब याद कर लेना, है ना, ये काम आता है। हो ना हो आपके साथ विषय भी होगा एक ऐसा। 10 नहीं, अभी तो नहीं है, खत्म हो गया। 10 विध प्रकृति की बात करें तो प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार, शक्ति, व्यायाम, शक्ति, वय, ये तो याद ही कर लेना है ना, ये चीजें। तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार से रोग की परीक्षा करने में। तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार से अनुसंधान होगा, किसके क्षेत्र में, रोग निदान के क्षेत्र में। आयुर्वेदीय चिकित्सा की वैज्ञानिकता, ये वही चीजें हैं, इसमें दोष, धातु, मलों के बारे में बढ़िया लिखी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईपीडी, ओपीडी अपन ये सब लिख सकते हैं, है ना। ग्रंथों में 5 चीजें आती हैं, ग्रंथों में अनुसंधान विधि की बात आती है। ये 5 चीजें होती है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन।
इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये 5 सोपान होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, 5 चरणों में पूर्ण होती है कोई भी प्रक्रिया। चिकित्सा की बात कर सकते हैं, मान लीजिएगा कोई चीज है, ठीक है, आपको कोई एक चीज किसी को समझानी है ना, या फिर सीखनी है, जो भी है, या फिर किसी सिद्धांत की स्थापना करनी है आपको। ठीक है, देखो कह रहा है कि सबसे पहले आप प्रतिज्ञा करोगे कि प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम ये था नित्य पुरुषम इति। आपने एक चीज देखी, आपको क्या सीखना है कि पुरुष जो है वो नित्य होता है, या फिर किसी को बात बतानी है। आपने मान लो मेरे को एक बात बतानी है, जैसे कि आपने कहा कि पुरुष नित्य होता है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पुरुष नित्य होता है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि पुरुष नित्य है, आपको नहीं सर समझ में नहीं आया, तो फिर क्या होगा कि प्रतिज्ञा होगी ये कि मेरे को क्या आपको सिखाना है कि पुरुष जो होता है वो नित्य होता है। तो हुआ कि प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम ये था कि वचन तर्कों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध करना हो, उसे क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक लाइन हो गई पुरुष नित्य है, ठीक है। अब क्या किया, इसमें सर्वप्रथम तथ्यों का चिंतन मनन, ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा फ्लो बढ़ रहा है, तेज हो गया आवाज तो, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सर्वप्रथम तथ्यों का चिंतन मनन पूर्वक प्रेक्षण किया जाता है, क्योंकि तथ्यों के चिंतन मनन के आधार पर समस्या का स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा क्या होता है, ये वाला लाइन ध्यान में रखना। प्रतिज्ञा में हम जिस कथन को सिद्ध करना है उसे दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं। ठीक है, ये मेरे को आपको बताना है, इतना मैं कह दूंगा ज्वर 8 होते हैं, तो मेरे को पता है कि होते हैं, तो मैं पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली आपको बताऊं। दूसरी लाइन आती है फिर हेतु। अब ये वाला रिसर्च में इसका क्या रोल है प्रतिज्ञा का, कि कोई अपन एक हाइपोथेसिस करते हैं, आगे आएगा हाइपोथेसिस की बात अपन करेंगे। हाइपोथेसिस मतलब होता है सिंपल टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। कोई एक काम करना है, जैसे कि अभी तो हट जाएगा टॉपिक, अभी बात करेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपने कोई हाइपोथेसिस करी कि अपने को पैरासीटामोल पे कुछ चीजें देखनी है। ठीक है, पैरासीटामोल ज्वर को ठीक करती है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। दूसरा आता है हेतु की बात करते हैं, हेतु नाम उपलब्धि कारण। ठीक है, इतने इतने याद रखना है। इसमें क्या होगा, अपने उपलब्धि मतलब ज्ञान के कारण को हेतु कहते हैं। वह प्रत्यक्ष अनुमान एति और उपमान, इन 4 हेतुओं से जो ज्ञात होता है वह तत्व होता है, सत्य ज्ञान होता है। व्यापक साध्य की उपलब्धि का कारण अविना भाव लिंग वचन साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु होता है। तो हेतु में अपन क्या करते हैं कि कोई चीज बताते हैं, है ना, उसका कारण बताते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष बताऊंगा कि मैंने देखा हुआ है, फिर मैंने ये अनुमान लगा के बताया, कोई भी, मतलब ये 4 कारण हो गए। ठीक है, हेतु बताया। अब हेतु भी किसी को मान लीजिएगा समझ में नहीं आया, जैसे कि हेतु को प्रस्तावित रिसर्च स्टडी के एम एंड ऑब्जेक्टिव के रूप से जाना जाता है ना, कि आप क्या चाह रहे हो, आपका क्या, किस चीज का आपको नॉलेज लेना है, और वो किस किस प्रकार से लेना है, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, हेतु से, है ना। एक दूसरा उदाहरण से और समझेंगे। फिर इसके क्या ये आपको समझ में नहीं आया तो अपन क्या करते हैं, इसके उदाहरण देते हैं फिर, है ना। जैसे कि जिस स्थल में मूर्ख और विद्वान दोनों की बुद्धि एक जैसी हो जाए, दोनों ही ठीक से समझ सके, उसे दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत किसको कहते हैं, उदाहरण को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो वर्णनीय विषय का उदाहरण हो, जैसे अग्नि उष्ण है, जल द्रव है। अब अग्नि उष्ण है, आपको समझ में आता है, अब वहां पे विद्वान को तो पता है भाई हाँ अग्नि, जो मूर्ख होगा वो भी हाथ डाल के देख ले भाई, तो वो देखेगा हाँ भाई उष्ण है। जल जो है वो लिक्विड है, अब लिक्विड समझाना आपको, व्हाट इज लिक्विड, तो मैं कहूंगा भाई जल होता है ना वो लिक्विड होता है, तो पानी सबका देखा हुआ होता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का देखा हुआ तो समझ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये क्या हो गया, साध्य साध्य साधन संबंध युक्त दृष्टांत साध्य को सिद्ध करता है, तो चीज है उसको सिद्ध करने वाला होता है, उसको उदाहरण बोलते हैं। फिर आता उपनयन। उपनयन दो वस्तुओं के बीच का संबंध है जो कि आपस में जुड़ी हुई है, संबंधित है। ये हाइपोथेसिस को प्रमाणित करने वाला तुलनात्मक अध्ययन भी कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं एक और आसान एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। लास्ट में निगमन होता है। निगमन का मतलब होता है निष्कर्ष निकलना। ठीक है, जो वैधानिक क्रम, उदाहरण और पारस्परिक सह संबंधों के द्वारा लिया जाता है, मतलब लास्ट में निष्कर्ष निकल गया कि हाँ कोई चीज अपन बता रहे थे वो समझ में आ गई। ठीक है, देखो ये 5 चीजें होती है। तो देखो मान लीजिएगा अपने को बताना है कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, ऐसी बात आती है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। ये उदाहरण है आचार्य चरक का, ये भी। ठीक है, तो कहते हैं जहां जहां अग्नि वहां वहां धूम है, तो ये क्या होगी, एक प्रतिज्ञा हो गई कि जहां धूम होता है ना वहां अग्नि होती है। ठीक है, फिर उसमें क्या होती है, हेतु होती है। हेतु से अपन कहेंगे कि भाई मैंने प्रत्यक्ष ऐसा देखा है, या फिर अपन अनुमान लगाते हैं कि जहां धूम है वहां अग्नि। फिर दृष्टांत देते हैं इसका एक, इससे भी समझ में नहीं आया, फिर कहते हैं कि जैसे कि महानस, महानस किचन को बोलते हैं, ये दूसरा उदाहरण है इसका।
महानस बोलते हैं किचन को। जैसे अपन किचन में क्या होता है, धुआं निकलता है, धुआं निकलता है मतलब वहां पे अग्नि रहती है, तो धुआं ऊपर रहता है और अग्नि नीचे होती है ना। तो मान लीजिएगा एक उदाहरण आता है पूरा इसका, कि पर्वतों के पीछे धुआं आ रहा होता है, फिर अपने को किसी को एक बात बतानी होती है कि जहां धुआं है वहां पर्वतों के पीछे आग लगी हुई है। तो अपन कहते हैं कि कैसे, बोले कि मैंने देखा हुआ है बहुत जगह। तो बोले जैसे ही कहा, तो दृष्टांत बताते हैं कि महानस में, महानस मतलब किचन में देखते हैं अपन ऐसा। फिर वो दो, जिस बंदे को अपन कोई बात बता रहे हैं, तो दृष्टांत का मतलब क्या हो रहा है, जो मूर्ख और विद्वान दोनों समझ सके। तो किचन तो सबकी देखी हुई होती है, तो कहा कि भाई हाँ भाई वहां तो होता है। फिर लास्ट में उपनयन होता है कि भाई हाँ, किचन और उसमें क्या हो गया, दोनों में अपन ने एक साम्यता देखी, ठीक है। जैसे कि नित्यम तथा पुरुषम इति, तो एक तुलनात्मक अध्ययन होगा। फिर अपन लास्ट में कहते हैं कि निगमन की बात करते हैं, तो वो उसको समझ में आ जाती है, हाँ भाई मेरे समझ में आ गया कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है। तो ये 5 चीजें होती है जिनसे अपन क्या करते हैं, कोई अपनी एक चीज समझाते हैं या फिर कोई एक हाइपोथेसिस अपन पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आती है, ठीक है। ये 5 सोपान होते हैं आयुर्वेद के, 5 प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनयन और निगमन। तो इसका भी क्वेश्चन आता है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। इसके बाद में ये एक बड़ा क्वेश्चन था इसलिए अपना खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा आता है रिसर्च शब्द की उत्पत्ति की बात अपन करते हैं। उत्पत्ति, परिभाषा, पर्यायवाची शब्द, अन्वेषण, अन्वेषण, प्रेषण, अनुसंधान, ये एक ही बात है सारी की सारी। तो देखो ये श्लोक याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अन्वेषणा, अन्वेषणा का मतलब होता है डिजायर, कोई इच्छा होना, ठीक है। देखिए कह रहा है कि तत्व के अनुसंधान में तर्क आदि के द्वारा ज्ञात पदार्थ की शुद्धि के लिए युक्ति आदि से समर्थन करना अन्वेषण होता है। अर्थात किसी विषय विशेष या वस्तु विशेष को समग्र रूप से तर्क पूर्वक जानना, ये हो गई अन्वेषण। मतलब जानने की इच्छा होना या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करना, सर्च करना, इसी को बोलते हैं अन्वेषण, ठीक है। तो अन्वेषण क्या हो गया, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, वो क्या हो गया, एक प्रकार से रिसर्च है। तो अन्वेषण किसका पर्याय है, रिसर्च का पर्याय है, इससे याद कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन से। दूसरा था गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता है, जैसे कि ये देखो उदाहरण है कि गाय चरती चरती वन वनांतर में इधर उधर सुदूर तक भटक जाती है और फिर चरवाहा उन्हें खोज कर लाता है। तो गाय चराने गया था, ठीक है, वो इधर उधर भटक गई, गाय तो उसके पास पहले भी थी लेकिन वो इधर उधर भटक गई, तो उनको क्या कर रहा है, वो खोज के ला रहा है। अतः गाय को ढूंढना जो एक विशेषार्थक था वह कालांतर में समानार्थक में रूढ़ हो गया, अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को खोजने के अर्थ में गवेषणा शब्द रूढ़ हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो गाय इधर उधर चली गई, मतलब कुछ औषधियां अपने पास में थी जिनके कुछ गुण शायद अभी अपने को नहीं पता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपन ने 2 गुण ढूंढ लिए हो लेकिन और अगर उस पर अपन रिसर्च करेंगे तो 5 गुण और मिलेंगे उसके। तो वही क्या होता है, एक रिसर्च होती है। आप हल्दी भी कर रहे हो, हल्दी के बारे में बहुत सारी चीजों को पता है अपने को, लेकिन हो सकता है कोई एक नई चीज और निकल आए, उसी को क्या बोलते हैं, अपन रिसर्च बोलते हैं। तो इसका पर्याय अन्वेषणा हो गया, ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेट करना। ये क्या हो गया, गवेषणा हो गया, ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा और आता है प्रेषणा आता है, ठीक है, ये भी इसका एक उदाहरण होता है, ठीक है। पूछताछ करना ये सब हो सकता है। फिर अनुसंधान होता है, तो अनुसंधान तो अपन जानते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये इसके पर्याय हो गए हैं ना इनमें, लेकिन आता है तो ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अपन लिख सकते हैं। अनुसंधान की परिभाषा आती है कि नई वस्तुओं की खोज करने के प्रयोजन से तथा तथ्यों को स्थापित करने एवं नए निष्कर्ष तक पहुंचने हेतु पदार्थों व स्रोतों का एक संगठित और सुव्यवस्थापूर्ण अध्ययन ही अनुसंधान होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा होती है, इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, है ना। फिर इसके कुछ पॉइंट आते हैं, सर्चिंग फॉर एग्जिस्टिंग फिनोमिनन, जो चल रहा है उसको सर्च करना, event putting it into scientific and logical manner. Research is a systematized investigation to gain knowledge about the phenomenon and problems. Research क्या होता है, एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई आपको एक समस्या आ रही हो या फिर कोई आपको एक चीज पे खोज करनी है, कोई नॉलेज लेना है किसी चीज के बारे में, उसी को बोलते हैं, उसी के बारे में सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। ये एक लास्ट में याद करना, तो ये परिभाषाएं आगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, इट इज ऑर्गेनाइज सर्च फॉर नॉलेज, एक लाइन से ऑर्गेनाइज सर्च होती है, क्लोज एंड केयरफुल स्ट्रेटजी होती है। इसके अलावा ये एक बना रखा है बस, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आर से रीथिंकिंग, ई से एक्सपेरिमेंटल मेथड, एस से सर्वे करना, ई से इवेलुएट करना, है ना, ए से एज, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, आर से रिकॉग्निशन और सी से करंट अफेयर्स, एच से हेड, हार्ट, हेल्थ एंड
ना, ये सब याद कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है। अनुसंधान के लक्षण क्या होते हैं? समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नए तथ्यों को खोजना। ठीक है। कार्य कारण सिद्धांत को स्थापित करना, जो कि व्यवस्थित रूप से व सटीक ज्ञान पर आधारित होता है। रिसर्च तार्किक व उद्देश्य युक्त होता है ना, उसका कोई उद्देश्य रहता है कि अपन इस चीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रिसर्च के बारे में थोड़ी बहुत है। ये मैंने कहा था कि अनुसंधान के सोपान, ये पूछा जाता है स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या की खोज करते हैं अपन कि अपने को करना क्या है। एक आपको समस्या दी जाती है, एक प्रॉब्लम दी जाती है मान लीजिएगा, या फिर आप खुद एक प्रॉब्लम लेते हो कि अपने को इस पे कुछ करना है। फिर आप क्या करोगे? साहित्य की समीक्षा करोगे। पता चला आप कुछ जो खोज रहे हो वो ऑलरेडी साहित्यों में लिख दिया गया है, आप खोजोगे, उसको निकालोगे, पता चला ये तो 500 साल पहले खोज हो गई थी, तो क्या मतलब रहा? तो पहले आप साहित्य की समीक्षा करोगे कि क्या क्या खोजा जा चुका है, कहीं आप खोजा हुआ है तो नहीं खोज रहे। फिर आता है एक समस्या को परिभाषित व सूत्रबद्ध करना, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस करना। मतलब आप एक समस्या जो है उसको लिखोगे कि अपन जो है ये वाली समस्या पे काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना बोलते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है। फिर कार्यात्मक परिकल्पना को विकसित करना, कि आप उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों के थ्रू जाना पड़ेगा, उसकी एक पूरी लिस्टिंग करना। एक अनुसंधान डिजाइन को विकसित करना, तो वो कैसे कैसे आप इसका अनुसंधान करोगे। फिर सैंपलिंग करोगे, है ना, सैंपलिंग, सैंपल लेने हो कहीं से, मान लीजिएगा कोई एक पॉपुलेशन पे आप काम कर रहे हो कि इस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे कितने रोगी हैं, एक स्किन डिजीज के कितने रोगी हैं, मान लीजिएगा आप ऐसा कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबके कुछ ब्लड सैंपल लेके आओगे या फिर उनकी पूछताछ करोगे, कुछ तो सैंपल लोगे ना, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। फिर डाटा कलेक्शन करोगे, वहां पे कितने लोग हैं, कितने किस प्रकार से डिजीज है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है। फिर उस डाटा जो आप लिख के लेके आए उसका आप संग्रहण करोगे एक पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है। फिर उसका आप एनालिसिस करोगे कि जो डाटा लेके आए उससे क्या निकला। फिर आप देखोगे कि भाई जो आपने हाइपोथेसिस की है वो कितनी आई है, और लास्ट में आप क्या बता दोगे? परिणाम और निष्कर्ष बता दोगे, है ना। तो ये चीजें जो है वो आपको याद करना है, ये सोपान 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आप। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ में आ रहा है कि चीजें कैसे कैसे अपने को चलानी है। ठीक है। तो अपन ने कहा कि भाई किस कौन कौन से इसके पर्याय होते हैं, कैसे कैसे चीजें देखनी है, इसके इतिहास के बारे में अपन ने बातें की। इसके बारे में अगली अपन बात करते हैं, आयुर्वेद में अनुसंधान के अवसर, आवश्यकता, महत्व व उपयोगिता। तो देखो, रिसर्च इन आयुर्वेदा स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस, कि रिसर्च की क्या उपयोगिताएं। तो मैंने पहला चैप्टर आपको इतना ज्यादा ठीक ठाक तरीके से बताया है कि आप उसमें उपयोगिताओं पे बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना। देखो, कह रहा है कि आयुर्वेद में रिसर्च लोक कल्याण की भावना से प्रवृत्त होने पर हुआ। इस प्रमाण हमें चरक सूत्र, सुश्रुत सूत्र के प्रारंभ में मिलते हैं, जहां महर्षिगण लोक के दुख से द्रवित होकर विघ्नि भूता यदा रोगा, ऐसे करके आता है ना, एक श्लोक आता है कि रोग जो आम प्राणी मात्र थे वो लोग क्या होने लग गए? डिजीज से ग्रसित होने लग गए। अब उस समय क्या होता था, जो ऋषि मुनि थे ना, उनका काफी एक प्रकार से अपन कहेंगे कि बहुत अच्छा उनका एक रहता था कि भाई उन्हीं को मानते थे सारा, तो लोग जो है वो रोते हुए कहाँ चले गए? ऋषि मुनियों के पास में चले गए। आज भी ऐसे बहुत सारे असाध्य रोग होते हैं, ये आज की प्रथा नहीं है, पुरानी प्रथा है। आजकल देखो आप, बाबाओं का बहुत जल्दी चलता है काम, है ना, तो वो इसीलिए चलता है क्योंकि पुराने जमाने से ही जो है ना वो ऋषि मुनियों की अच्छी प्रथा चलती आई है कि उनको अच्छा माना जाता था, और वो एक प्रकार से उनको ठीक भी कर देते थे या जो भी। तो वो भी परेशान हुए तो ऋषि मुनियों के पास ही गए, और ऋषि मुनियों ने भी उनको इग्नोर नहीं किया, वो इंद्र के पास में गए उसका सॉल्यूशन पूछने, तो वो भी अपनी बखूबी जिम्मेदारियां निभाते, तो इसीलिए उसका आज भी लाभ हो जाता है लोगों को। तो कहा कि ये सारी महर्षिगण लोग के दुख से द्रवित हो गए, वो एकदम पिघल गए अंदर से कि इनको दुख हो रहा है तो इनको ठीक करें। तो उसके लिए वो रोगों के निवारण के लिए संकल्प लेते हुए इसी प्रयोजन के आयुर्वेद के अनुसंधान में करता है। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है तो भी आप यहाँ से ये दो लाइनें लिख के फिर अपना वहां वाले में चले जाना। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पन्ने उसी से भर दो, लेकिन हाँ, 3-4 पन्ने भरना कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है। तो अनुसंधान अज्ञात की खोज करने और ज्ञात परंतु लुप्त के पुनः खोज किए जाने पर की प्रक्रिया है। अब ऐसी कुछ लाइनें आपको याद आ जाए ना, तो इसमें आप गवेषणा वाली बात भी लिख देना कि अज्ञात की खोज करना, कि जो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला उसको खोज लिया। या फिर कुछ ऐसी चीजें जैसे कि वो गाय थी, वो उसके पास में पहले थी लेकिन वो जंगल में लुप्त हो गई,
तो वो क्या कर रहा है, उनको पुनः खोज रहा है, दोबारा खोज रहा है। तो वही क्या होगी, वो एक रिसर्च होगी। यद्यपि प्रत्येक अनुसंधान में स्वयं के उद्देश्यों का समूह होता है, तथापि अनुसंधान को निम्न 4 व्यापक उद्देश्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है: खोज करना, वर्णन करना, समस्या निदान करना और कारणजन्य संबंध स्थापित करना। ये 4 चीजें होती है इसमें। ठीक है, इसमें अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो कोई खोज करना किसी चीज का, वर्णन करना किसी को, कोई समस्या का निदान करना, पता लगाना और कारणजन्य संबंध स्थापित करना। आयुर्वेद में अनुसंधान की आवश्यकता व अवसर, नीड और स्कोप क्या है। तो देखो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हजारों वर्ष पूर्व आचार्यों ने आयुर्वेद में विकार प्रशमन हेतु जो औषधियां बताई थी वे आज भी प्रभावी है, लेकिन एलोपैथी में दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती जा रही है, जिसमें उसमें नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखना, एजिथ्रोमाइसिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन थी। जनरली ये जिसको खांसी आती थी जोरदार, उसको दी जाती थी एजिथ्रोमाइसिन। 500 100 ऐसे अलग अलग इसकी मेडिकेटेड फॉर्म में रहता है। आजकल एजिथ्रोमाइसिन इतना अच्छा काम नहीं करती है ना, क्योंकि वो क्या हो गई, एक प्रकार से रेजिस्टेंट हो गया उसका बॉडी में। क्योंकि अपने माता पिता भी एजिथ्रोमाइसिन खाते आ रहे थे, अपन भी वही खा रहे हैं, आगे जो पूछते हैं वो भी वही खा रही है, तो उनमें जो है एक प्रकार से उसके लिए रेजिस्टेंट हो गया। अब जो खांसी होती है वो एजिथ्रोमाइसिन प्रोटेक्टेड रहती है, वो उस पर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, अब लिवोसिट्रिजिन निकाल रहे हैं, है ना, और मोन्टलुकास प्लस लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ नई चीजें वो रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन अपनी वाली औषधियों की बात करें तो देखो, कह रहा है कि आयुर्वेद की औषधियां पहले जिनसे प्रशमन होता था रोगों का, उससे आज भी हो रहा है। तो वो क्योंकि वो प्राकृतिक है, इसलिए उनमें क्या नहीं हो रहा, एक प्रकार से अपन कहेंगे कि भाई क्योंकि वो प्राकृतिक है, तो एक प्रकार से उसमें क्या नहीं हो रहा, उनके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता वो नहीं बढ़ रहा है ना, ऐसा अपन कहते हैं। इसके बाद में अपन कहते हैं आयुर्वेद वाङ्मय इतना प्राचीन है कि कालक्रम से उसका स्वरूप बहुत कुछ लुप्त और प्रक्षिप्त हो गया है। मतलब आयुर्वेद बहुत पुराना है ना। तो देखो, जैसे अपन अभी पढ़ते हैं, जैसे वो नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह उनको चलाया गया, तो उनमें बहुत सारी आयुर्वेद जल चुकी है ना। तो कह रहा है कि आयुर्वेद इतना ज्यादा पुराना है कि एक काल के प्रभाव से बहुत सारा मामला जो है वो लुप्त हो जाता है, जिसमें यथार्थ की स्थापना के लिए निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकता है। तो ये भी लिखना, ये चीज लिख देना कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है और इसको जरूरी भी, आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं बताता हूँ कुछ उदाहरण। कह रहा है कि दुर्लभ और संदिग्ध आयुर्वेद औषधियों को प्राप्त करना, द्रव्य और आयुर्वेद। तो कह रहा है कि भाई चरक संहिता में जो भी औषधियां बताई गई अपन पढ़ते भी हैं कि वो आज के दिन उपलब्धि नहीं। तो हो सकता है कि आज के दिन जो जमीन में इतना ज्यादा जहर मिलाया जा रहा है उसकी वजह से भी खत्म हो गई बहुत सारी औषधियां। दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनके ऊपर रिसर्च ही नहीं हो रही। अपने जैसे लोग आ गए आयुर्वेद में, रिसर्च वगैरह से मतलब नहीं है, पास होने से मतलब है। तो हैं वो पौधे बहुत अच्छे हैं, उनमें बदबू आ रही है, अरे बेकार है तो कोई काम का नहीं है। तो कहने का मतलब उसमें रिसर्च का अभाव चल रहा है आयुर्वेद में बहुत ज्यादा। द्रव्यों के संदिग्ध गुण कर, है ना। अभी अपन जैसे कि अपना वत्सनाभ है, पॉइजनस होता है, लेकिन उस पर थोड़ी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये त्रिदोष के लिए, सम त्रिदोषों को सम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। निदान और चिकित्सा की प्राचीन विधि को युक्ति स्थापित बना करने के लिए और आयुर्वेद की विशेषताओं को प्रकाश में लाने के लिए जरूरत है अपने को अनुसंधान की। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पंच महाभूतवाद, त्रिदोषवाद आदि पर और भी ज्यादा अपने को रिसर्च की आवश्यकता है। क्यों? आज आप त्रिदोष समझाने बैठते हो ना, तो ना तो आपको खुद को समझ में आता है। इवन इतनी बुरी स्थिति है कि अपनी क्लास में टीचर आता है वो भी यही कहता है कि वात पित्त कफ आप अपने पूरे जीवन में नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पाया और उस पर रिसर्च की भी अभाव है। तो कहने का मतलब अपन त्रिदोषों को बिना आयुर्वेद के स्टूडेंट को तो कुछ समझा ही नहीं सकते कि कैसा मामला है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर थोड़ी और गंभीरता से रिसर्च हो तो शायद अपन और इसमें गहराई तक जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करना, स्वस्थ वृत्त और सामाजिक चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, स्वस्थ वृत्त मतलब ऐसा कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य के लिए अपनी और थोड़ी रिसर्च करें, इतना बेटरमेंट करें कि भाई रोगी रोगी ही ना हो कोई व्यक्ति। आयुर्वेद सिद्धांतों के कार्य कारण संबंधों का गहन अध्ययन करने और उनके आधुनिक परिदृश्य के अनुरूप स्थापित करने में। ठीक है, तो अपने मॉडर्न के अनुसार उनको समझा सके। आज अपन कोई भी बात समझाने बैठते तो अपन कहते हैं कि भाई मॉडर्न वालों को नहीं समझा पाते, है ना। जैसे कि ओज किसी को समझाना हो तो ओज अपन नहीं बता पाते क्या है,
ओज में फिर अपने पास में एक ही शब्द बताइए भाई, वो तो आयुर्वेद पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो उसके ऊपर मेरा ये मानना है कि थोड़ा रिसर्च और होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि क्षार पाणी। क्षार पाणी बहुत होशियार स्टूडेंट थे। जैसे कि बात करता हूँ, आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। कोई नाम बता पाएगा आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्यों का नाम? ठीक है, हो गए लगभग, है ना। तो ये 6 शिष्य हो गए। तो अग्निवेश तंत्र अपन पढ़ते हैं चरक संहिता के रूप में, ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। क्षारपाणी संहिता सबसे बड़ी संहिता है, सबसे बड़ी। कोई कोई नहीं पढ़ाता, न कोई टीचर पढ़ाता है, न अपने सिलेबस में है। लेकिन अब मान लीजिएगा आत्रेय पुनर्वसु कोई छोटे गुरु नहीं थे, बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ 6 शिष्य बनाए। ठीक है, हारी संहिता पीजी में पढ़ते हैं अपन थोड़ी सी, 1.5 पेज में, इसलिए कि भाई इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो अपन ठीक कर दें। लेकिन हारित भाई कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, अग्निवेश के क्लासमेट ही तो थे। तो ऐसे तो है नहीं, आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य थे। चलो मानते अग्निवेश में थोड़ी बुद्धि ज्यादा थी, उन्होंने ग्रंथ की रचना पहले कर दी थी, इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा मानते हैं। फिर इन्हीं की चरक आगे पढ़ते रहे अपन। ठीक है, और भी अपन पढ़ते हैं, भेल संहिता अपन पढ़ते हैं, बस 2 लाइनें पढ़ते हैं। इन इन लोगों ने भी तो अपनी बनाई है चीजें, लेकिन इनको अपन नहीं पढ़ रहे। क्षार पाणी सबसे बड़ी संहिता है, उसको अपन नहीं पढ़ रहे। तो मेरा ये मानना है कि इन चीजों पर भी थोड़ी सी रिसर्चेस होनी चाहिए, काम होनी चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी विषय आयुर्वेद में अनुसंधान के विशाल क्षेत्र, इनके समाधान में अनुसंधान महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। प्रकृति पुरुष का सिद्धांत, धातु साम्यवाद, द्रव्य गुण सिद्धांत, स्वास्थ्य का रक्षण, ओज रसायन वाजीकरण, ये सारी चीजें भी जो है वो क्या है, एक प्रकार से अनुसंधान के टॉपिक हो सकते हैं, या फिर ये अनुसंधान अगर अपन करेंगे तो इन चीजों में फायदा मिलेगा। ठीक है, धातु साम्यवाद, धातु साम्यवाद जो है वो तंत्र का प्रयोजन होता है। कोई आपसे पूछे तंत्र का प्रयोजन क्या होता है, तो आप लिखोगे धातु साम्यवाद, है ना। ये सारी चीजें हैं, इनमें अपने को फायदा मिल सकता है। आयुर्वेद में अनुसंधान का महत्व, उपयोगिता, तो बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ, इनमें से निकाल निकाल के लिखोगे ना तो लिख दोगे। तो अनुसंधान तथा उन्नति 2 साथ साथ चलने वाले सूत्र हैं। अनुसंधान ही अज्ञात को जानने की हमारी जिज्ञासा को तृप्त करता है, और ये खोज व नवीनता का आह्वान करता है, तर्क संगत और प्रेरणात्मक सोच आदि की आदत पैदा कर निर्णय निर्माण में सुधार लाता है। तो ये सारी थोड़ी बातें होंगी, बाकी अपन ने पढ़े। ठीक है, आयुर्वेद औषध के क्षेत्र में अनुसंधान, आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च की क्या, आयुर्वेद के कच्चे माल का मानकीकरण करना, है ना। रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्वांटिटी। आजकल इतनी बेकार औषधियां बनती है, सरकारी औषधियां लेना पसंद नहीं कर रहे, है ना। एक तो वैसे आयुर्वेद में विश्वास नहीं है, ऊपर से लो क्वालिटी औषधियां और बना रहे हैं, है ना, क्योंकि दवाएं आयुर्वेद वाली फोकट में दे रहे हैं, तो आयुर्वेद की दवाएं फोकट में देने लायक नहीं होती। फिर उनमें कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा, किसके साथ, अपन कहेंगे उनकी क्वालिटी के साथ। ठीक है, औसत काल, औसत मात्रा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानकीकरण करना, आज के हिसाब से कि अभी जो पुरुष है, मनुष्य है, उसको कितनी समय की आवश्यकता है, कितने मात्रा की आवश्यकता है, औसत काल का वर्तमान परिदृश्य में विश्लेषण करना, आधुनिक तकनीकी से निर्मित औसत का मानकीकरण करना। अभी हो रहे हैं, इन पे रिसर्च होते भी है, लेकिन ये चीज है। तो मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। संदिग्ध द्रव्य की चिन्हित करना, कौन से संदिग्ध है, नहीं पता है तो वो पता होना चाहिए, वो टिक लगा दे। मान लीजिएगा आपके कॉलेज में 10 ऐसे द्रव्य लगा दें कि इनके बारे में पता नहीं है, तो कुछ 2 बच्चे ऐसे मोटिवेट होंगे कि हाँ अपन इस पे खोज करेंगे। ये सारी चीजें होगी, है ना। तो ये अनुसंधान से रिलेटेड चीजें हैं। आयुर्वेद वाङ्मय में अनुसंधान, तो आयुर्वेद साहित्य को देश के सभी प्राचीन संग्रहालयों में खोजना व एकत्र करना, कहीं भी आपको मिल जाए साहित्य जिसमें आप पढ़ सको क्या क्या खोज हुआ है, क्या इसके बारे में हुआ है। आयुर्वेद के ओरिजिनल को कैटलॉग करना, बताना। उपलब्ध संस्कृत या प्राचीन लोक भाषा में प्राप्त मैन्युस्क्रिप्ट का संग्रह कर उन्हें सुगम व सरल भाषा में प्रकाशित करना। बहुत सारी ऐसी संहिताएं है जो संस्कृत में है, क्षारपाणी की बहुत ज्यादातर संहिता संस्कृत में। चरक को अपन ने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। सुश्रुत को ट्रांसलेट कर दिया। बहुत सारी ऐसी संहिताएं जिनको ट्रांसलेट कर नहीं पाए या फिर नहीं किया है, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो अब क्या करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनपे भी ये भी एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से अपना रिसर्च होती है, तो वो सारा आपने को करना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो क्या है, आयुर्वेद औषध योगों द्वारा उनके परिणामों को प्राप्त करना, कि योग अलग अलग योग बनाइए, उनके रिजल्ट बताइए, फिर उसको आगे प्रोसीड करिए मार्केट में। विभिन्न रोगों के निदानिक घटकों का आयुर्वेदिक अनुसार पता करना। आयुर्वेद पद्धति के प्रभाव व दुष्प्रभाव का पता लगा, आयुर्वेद के चिकित्सीय परीक्षणों को आधुनिक मापदंडों के अनुसार
प्रमाणित करना। इसके अलावा वर्तमान में हो रहे नवीन रोग जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज। अच्छा बात बताइए, कोई एग्जांपल बताइए मुझे ऑटो इम्यून डिजीज के। RA सर, अच्छा। ठीक है चलेगा, है ना। तो ऑटो इम्यून, हाँ जी है। सर हम्म चलिए। तो ऑटोइम्यून डिजीज, वायरल डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ये सब हो रहे हैं। तो इनमें जो अपने को आयुर्वेद में थोड़ी अनुसंधान करना चाहिए। कुछ ऐसी बहुत सारी बड़ी इंस्टीट्यूट है जो काम कर भी रही है इसके ऊपर, सफलता भी बहुत मिल रही है। कैंसर पेशेंट ठीक हो रहे हैं आयुर्वेद से। डायबिटीज तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन डायबिटीज वाले पहुंचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज के लिए हर घर में है डायबिटीज, ज्यादातर आपको 99% घरों में डायबिटीज मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो बस मेटफॉर्मिन खाए जा रहे हैं। ठीक है, मेटफॉर्मिन के डोज बढ़ाइए, कभी ठीक नहीं होता मेटफॉर्मिन। मरते दम तक, जिस दिन मरता है उस दिन भी खाता है व्यक्ति, ठीक नहीं होता है। थोड़े दिनों में उसके घुटने खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज का 10 डेज ट्रीटमेंट है। 10 दिन में आपकी दवाइयों के डोजेस कम हो जाएंगे अगर हाई डोज चल रहे हैं, और 500 1000 ही मेटफॉर्मिन चल रही है तो वो छूट भी जाती है। 7 दिन में लोग ठीक होकर निकल जाते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा जो प्रभाव है वो इस पे रहता है। इसके अलावा आयुर्वेद औषधि के मूल, अनुपान, सहपान व पथ्य वैज्ञानिक को स्थापित करना, इन सबको बताना कि अनुपान क्या है, सहपान क्या है, इन सब। शोध छात्रों की विशेषताएं, रिसर्च करने वाला विद्यार्थी कैसा होना चाहिए भाई? वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, कुछ जानना चाहे जीवन में। ये नहीं कि बस ठीक है सर हम कैसे भी करके पास हो जाए, खत्म। ऐसे वाले विद्यार्थी नहीं चाहिए आयुर्वेद में। कह रहा है कि मतलब रिसर्च करने के लिए शोध छात्र के मन में किसी विषय के प्रति संशय की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क होने चाहिए उनके जीवन में बहुत सारे। ठीक है, जीवन में मतलब इससे किसी औषधि से रिलेटेड ऐसे कुछ। शोध छात्र में संशय के निराकरण के लिए रुचि और यथार्थ ज्ञान प्राप्ति की ललक होनी चाहिए। उसको जानना चाहे इसका क्या इलाज है, क्या इसका सोल्यूशन क्या है, इस प्रकार की चीजें जानना चाहे, मतलब जिज्ञासु हो, पूरा एक लाइन में आता है। शोध छात्र कठिन परिश्रमी, आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला हो, कुछ नवीन करने की भावना वाला, कुछ नया करेंगे आयुर्वेद में, ऐसी सोच वाले विद्यार्थी क्लास में 1 2 मिलते हैं। ठीक है। एक शोध छात्र की मानसिकता विश्लेषणात्मक विचारों को आदान प्रदान करने की दक्षता, इनको प्रौद्योगिकी पक्ष में सुविज्ञ होना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सोच छात्रों की कुछ बातें आ गई। ये पूरी शायद उसी के बारे में लिखा हुआ है। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, है ना। ये सारी चीजें, विद्या वितर्क विज्ञान स्मृति तत्परता क्रिया, ये सारी चीजें रहनी चाहिए। कोई भी शायद अनुसंधान करता है उसकी बात है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हुई। ठीक है, तो आज अपन 3 ही चैप्टर देखते हैं, अभी देर होगी बोलते हो। तो अगली बातें अपन एक बार मैं और कल ले लूँ आपकी क्लास, उसमें बताऊंगा। ठीक चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्या करना है। तो अभी आपको माथे का बोझ थोड़ा कम हुआ होगा। ठीक, चलिए। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सर। जी बिल्कुल।